बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर रागलाई। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की। डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक ऑलरेडी जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन करता है, किसी लाइन के क्रॉस मूवमेंट करता है, तो उसकी वेलोसिटी की वजह से, उसकी मोशन की वजह से, उसके मोमेंटम की वजह से उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स linear motion or translational motion is known as translational kinetic energy, whereas the energy that is associated with an object because of its angular motion, because of its rotational motion is known as rotational kinetic energy. So in order to understand the rotational kinetic energy, first we begin with the translational kinetic energy. और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म आप जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv², जिसके अंदर m किसी ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली पहले इस केस को कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर ये कोई ओरिजिन है और एक कोई पतला सा धागा है जिसके साथ ये एक मास अटैच्ड है, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, लेट्स सपोज, जिसका रेडियस इस धागे की लेंथ की इक्वल है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक तो लीनियर वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन करेगा, कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जो एनी टाइम टेंजेंट टू दैट सर्कल होगी, और एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि जाहिर है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी ये धागा फिर कुछ देर बाद इधर हो जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो स्वाइप हो रहा है, यानी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो ऐसे केस में इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है v के साथ किस तरह रिलेटेड होगी, अगर मैं वो लिखूँ v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेलोसिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। इससे क्या बन जाएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो m r² है, ये इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई पॉइंट पार्टिकल किसी एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका इनर्शिया जो है बिल्कुल किसी रिंग या किसी सिलेंडर की तरह होता है, जो अंदर से खाली हो, 3 वॉल्ट सिलेंडर या कोई पाइप है, इन सब का इनर्शिया mr² होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ I omega square, and this is then the kinetic energy of rotation or angular kinetic energy. But if I consider this example, then I can derive the same expression, half I omega square. For these two cases, here the inertia of the wheel is mr². I am ignoring the mass of these wires, and
I'm assuming it to be a ring or a thin-walled cylinder. So its inertia is mr square, and in the same way the inertia of this point particle about some external axis is also mr square. So for both cases I can do the same mathematics, and I can have the kinetic energy of rotation is half I omega square. But we do not need to worry about that. It's just a mathematical representation. When we would be having some different object having some different inertia, then accordingly we would substitute the inertia of that object. But this is then a general expression for the kinetic energy of rotation. It is half I omega square. And then if I consider some object that is rigid object, and that is not of any regular geometrical shape, and about which I don't know what is inertia of that object, so how can I then calculate the kinetic energy of that object, kinetic energy of rotation of that object? So for that case I would change the situation a bit, and I would draw some rigid body. Here is that irregular rigid body, and then if I pass an axis through it, and I start rotating this object about the axis, then how can I calculate its kinetic energy? In this case we do a mathematical technique. We perform some integration or summation, how we divide the entire body into small pieces of mass like m1, we divide the entire body into small pieces of mass, and m1, m2, m3, m4, m5, each having different moment arm. If this one is m1, its moment arm is r1. This one is m2, its moment arm is r2. This one is m3, its moment arm is r3. Similarly I call it m4, its moment arm is r4, and this one is then nth one, mn, its moment arm is rn. And now all these small pieces of mass are just like those point particles we discussed. And अगर मैं अब इन सब का इस पूरे रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं इन सब का इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, इन सारे इनर्शिया को आपस में ऐड करूँगा, मुझे टोटल इनर्शिया मिलेगा, बिकॉज इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड देन मैं उस इनर्शिया की वैल्यू को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. ओमेगा क्या है? इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी. अब मैं रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि m1, m2, m3, m4 जितने भी मासेस हमने बनाए हैं अप टू mn, उन सब की घूमने की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है. दैट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज रिजिड. रिजिड बॉडीज में ये होता है कि पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस फिक्स रहता है. वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट करते हैं. और याद रहे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है. दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर रोटेशन. क्या?
pure rotation. There is a point in this rotation that is stationary, and that is the center of mass of this rigid body. So I'm rotating this object about its center of mass. This axis pass through its center of mass, and every particle of this rigid body has its inertia. And if I'm talking about this part of the body, this one m1, so its inertia it would be m1 r1 square, and for m2 it's m2 r2 square, for third m3 r3 square, and so on up to in, and that is mn rn square. So in order to calculate the kinetic energy of that system, of that rigid body, what I should do now, so if I need the kinetic energy of that system of particles, that rigid bodies, मुझे क्या करना होगा, मैं पहले ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं, हर एक पॉइंट पार्टिकल की ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जीज जो है अगर मैं वो ऐड कर दूं तो उससे मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. दैट इज़ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सो आई सिंपली ऐड ऑल दोज काइनेटिक एनर्जीज. Kinetic energy of particle 1 plus kinetic energy of particle 2 plus up to kinetic energy of particle n, and half m v1 square m1 v1 square plus half m2 v2 square plus up to half mn vn square. And now m1 v1 are corresponding values for this portion, m2 and r2 for this, and so on. मैंने उन सब के लिए क्या किया, and then this is the total kinetic energy. Further, if I substitute v equals r omega for every small page, v1 would be r1 omega 1, v2 would be r2 omega 2, and so on. So if I use this expression here in this equation, I call it equation 1. So what I get kinetic energy half m1 r1 ओमेगा 1 लिखना चाहिए या नहीं. ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 लिखना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रिजिड बॉडी में कंसीडर कर रहा हूँ, सारे पार्टिकल्स एक ही जैसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो इसलिए मैं ओमेगा ही लिखता हूँ. एंड देन चूँकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है तो इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा. और फिर इस दूसरे केस में हाफ m2 r2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इस तरह आप ऐड करते जाएं और एंड में आपको मिलेगा हाफ m of nth page of that rigid body, and its moment arm, and then the angular velocity, square of angular velocity. And then जो चीज़ें कॉमन हैं उसको बाहर लिख सकते हैं हम. सो हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस
mn और n स्क्वायर ओमेगा। मैंने क्या किया, मैंने हाफ और ओमेगा बाहर निकाल लिया और वो सब जिसके साथ इंडेक्स था उसको अंदर ही रहने दिया। अब मैं यहाँ पर एक समेशन इंडेक्स यूज़ करूँगा, मैं इनको जनरल फॉर्म में लिखूँगा, समेशन की फॉर्म में लिखूँगा और वो ऐसे कि मैं उन सब के लिए समेशन का सिंबल यूज़ करूँगा और इस समेशन में समेशन इंडेक्स को ही चूज़ करके यहाँ 1 और यहाँ पर n लिख लूँगा और फिर इसमें इन सब की जगह सिर्फ 1 लिख लूँगा, लेकिन वही समेशन इंडेक्स इसके साथ लिखूँगा। इस सब का यही मतलब है जितना इस ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ मिल रहा है। बहरहाल इन सब के साथ ओमेगा बाहर कांस्टेंट है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी इस रिजिड बॉडी के लिए। और अगर यहाँ पर हम देखें तो वंस अगेन दिस पार्ट is the inertia of that rigid body. So once again we can write the same expression of kinetic energy of I ओमेगा। बहरहाल जिस तरह की भी फिज़िकल शेप हो उस ऑब्जेक्ट की ये जनरल फॉर्म उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जनाब प्योर रोटेशन की। प्योर रोटेशन का मतलब क्या है कि जिस एक्सिस के गिर्द वो मोशन हो रही है, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी दैट इज स्टेशनरी एंड ऑल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी revolve about that center of mass. So what if we have both the motions, the translation and the rotations together? So what would be the case then? For example मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसको ऐसे थ्रो करता हूँ। जब मैं ये मार्कर थ्रो करूँगा सो क्या होगा, ये इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होंगी। दैट इज़ बिकॉज जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, इसे मूव करूंगा, तो इसकी मूवमेंट की वजह से उसके पास दो तरह की एनर्जीज होंगी। एक वो एनर्जी होगी जो इसकी ट्रांसलेशन की वजह से है, इसका एक सेंटर ऑफ मास है और थ्रू आउट द मोशन वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। ये जिसको मैंने ये रेड डॉट से शो किया हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, दैट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है और वो ट्रांसलेट करेगा, लेकिन उस सेंटर ऑफ मास के गिर्द उस बॉडी के बाकी जो हिस्से हैं वो रोटेशन करते हैं। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ उस बॉडी की रोटेशन भी हो रही है। इस वजह से इस मार्कर को जब मैं थ्रो करूंगा तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होंगी। एक काइनेटिक एनर्जी उसकी ट्रांसलेशन की और एक काइनेटिक एनर्जी उसकी रोटेशन की। तो ये फिर इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका शेप किस तरह, क्योंकि कुछ केसेस में ये होता है कि आधी एनर्जी ट्रांसलेशन के फॉर्म में होती है, आधी रोटेशन के फॉर्म में होती है। कभी ये होता है कि ज़्यादा हिस्सा ट्रांसलेशन में होता है, कम हिस्सा रोटेशन में होता है, और इस तरह तो हम ये डिफरेंट सिचुएशंस अंडरस्टैंड करेंगे कि शेप चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम्पल को समझ चुके हैं कि किस तरह किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, जबकि वो बॉडी बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो उस सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होंगी। इसकी टेंजेंशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v भी होगी, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी, इसका कोई मास भी है तो इसका कुछ इनर्शिया भी होगा, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, एंगुलर मोमेंटम, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं एक प्रॉब्लम सा जो आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है वो सॉल्व करता हूँ। देखता हूँ कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स की दो डिफरेंट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट्स हैं
और उनको हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से जो है वो रिलीज़ करते हैं। This time I'm considering both the motions. So kinetic energy of translation plus rotation, ये दोनों जब हम साथ साथ कंसीडर करें तो ऐसे केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो उन दोनों का सम होगी। ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, यानी पहले मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड देन आई ऐड विद इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड देन half m v square for translation and half I omega square for the rotation. And here is the total kinetic energy of that object, which is translating as well as rotating about some axis. And now there is a problem, a numerical problem about this, and here I draw a diagram. Here is some inclined plane at some height, some perpendicular height from the ground, that is h. So here I assume a hoop, a thin walled cylinder, a ring, एक कंगन, एक चूड़ी, और उसके साथ एक डिस्क, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर, और मैं इन दोनों को सेम हाइट से रिलीज करता हूं। यहां इस पॉइंट पे पहुंच के इस हुप की वेलोसिटी क्या होगी, और इस डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी। दोनों के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को मिला के दिस इंक्लाइंड प्लेन इज प्रोवाइडिंग इनफ फ्रिक्शन टू these two objects so that they can rotate. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो सिर्फ ट्रांसलेशन होगी। बहरहाल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशंस दोनों हो रही हैं। वंस अगेन अब मैं इस मेन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक तो मैं इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज कंसीडर करूँगा, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है वो भी यूज़ करूँगा, एंड दैट इज़ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स गेन इन kinetic energy. That is because here the object would be having some potential energy, and if and it is stationary, so having no kinetic energy,
and when it comes down the inclined plane, so its kinetic energy increases while its potential energy would decrease, and here is some zero potential level. So the expression then becomes loss in potential energy would be mgh, and gain in the kinetic energy would be, and the kinetic energy is in two forms, in angular form and in translational form both. So it would be something like this. This is equation 1, and I am going to use this equation for both the cases, for the disk and for the hoop. So first I consider the disk, and for the disk, inertia of the disk is half m r square. We know that, and we are going to use it in this expression. So what we get, mgh equals half m v square plus half m r square for inertia, omega square, and then half m v square plus 1/4 m r square omega square can be written as v square. That is because we know that v equals r omega. So mgh is the summation of these two, and from here we get mgh half plus 1/4, so it is हाफ की जगह मैं 2/4 लिखूँ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4 एम वी स्क्वायर है, तो इससे मुझे मिल जाएगा एम जी एच, दैट इज 3/4 एम वी स्क्वायर, और एम दोनों साइड पे है, कैंसिल कर दें, 3/4 इस साइड पे आकर 4/3 हो जाएगा, वी स्क्वायर उधर ही, स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, तो वी क्या हो जाएगा 4/3 GH under the root. This is velocity of the disk VD. I'm talking about the disk. So it's VD, and now अगर हम हुप का भी इस तरह से ये मालूम करना चाहें कि उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो यहाँ पे पहुँचेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक चेंज करना होगा, इस इक्वेशन 1 में इस आई की जगह बजाय हाफ एम आर स्क्वायर के डिस्क का इनर्शिया पुट करने की बजाय हम यहाँ पर हुप का इनर्शिया पुट करेंगे। और हुप के रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला क्या है, हुप के केस में हम I इक्वल्स एम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हुप या थिन वॉल सिलेंडर पाइप ये सब जो है इसका इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हाफ नहीं होगा, ठीक है, ये हाफ नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर सिर्फ 1/2 होगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, वो आपस में ऐड होंगे, 1 बन जाएगा, सो 1/2 प्लस 1/2 एंड दे गिव 1,
no need to write, no need to write, no need to write it. Here it then becomes the velocity of hoop. सो एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से कि इन केस ऑफ हुप जो है हमारे पास वेलोसिटी आ गई है GH, और इन केस ऑफ डिस्क हमारे पास थी 4/3 GH, एंड दोनों केसेस में GH के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। सो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ हुप जब वो यहाँ पे पहुँचेगा वो होगी GH under the root, और velocity of that disk is 4/3 GH whole under the root। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है हुप से, डिस्क की वेलोसिटी हुप से ज़्यादा है। रीज़न ये है कि डिस्क का इनर्शिया कम है। याद रहे इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज़ की है। हमने यहाँ पे देखा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्क के पास है या हुप के पास है, दोनों के पास एक जैसी पोटेंशियल एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों का सम होगी, ट्रांसलेशन का भी रोटेशन का भी, लेकिन ओवरऑल वो फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर क्या होता है, मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि ये फिर ऑब्जेक्ट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है, उसकी इनर्शिया पे डिपेंड करता है कि उसका ज़्यादा हिस्सा काइनेटिक में जाएगा या उसमें रोटेशन में जाएगा। तो इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लार्जर इनर्शिया, उसमें ये होता है कि चूँकि उनका इनर्शिया लार्जर होता है इसलिए यहाँ तक पहुँचती उसकी लीनियर जो वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन की वो कम होती है, और जिनका इनर्शिया कम होता है उनकी यहाँ पर ट्रांसलेशन की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये है कि इस एक्सप्रेशन को देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप देखें ना, इसमें आपको मास नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, इसमें कोई मास का जिक्र नहीं है, न इसमें रेडियस का जिक्र है। तो इससे आप एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री, अगर ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया का फार्मूला डिफरेंट हो सकता है तब आप इस बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं कि इनकी वेलोसिटीज़ में कितना फ़र्क होगा। लेकिन अगर एक स्मॉल कोई डिस्क है और एक लार्ज कोई डिस्क है, तो उन दोनों को अगर आप रिलीज़ करेंगे सेम हाइट से तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। अगर एक स्मॉल बाल है और एक लार्ज बाल है, दोनों बाल्स हैं, दोनों के इनर्शिया का फार्मूला सेम है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होंगी ट्रांसलेशंस की। तो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज beautiful concepts, but remember dear students, it's very important concept, and MD-CAT में या ईटा में या नस्ट के मुख्तलिफ टेस्टों में, पाइयास में, मतलब ये है कि जहाँ पर भी एंट्री टेस्ट होंगे आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो वहाँ पर इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं इनको आप सही तरह से प्रैक्टिस करें, आप बॉडीज़ चेंज करते रहें और देखें कि किसकी जो है वेलोसिटी ज़्यादा आती है, किसकी कम आती है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है किस चीज़ से, हुप की वेलोसिटी से। और रीज़न मैंने बताया कि इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है दैट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ द हुप। हुप का चूँकि इनर्शिया mr² है और डिस्क का हाफ mr² है, इसलिए उसका की फाइनल वेलोसिटी फिर इसलिए डिफरेंट है। बहरहाल इसको प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स लें उनको। वैसे इसकी आप इसको देख भी सकते हैं अगर आप घर में कोई इंक्लाइंड प्लेन रखें और ये एक हॉलो सिलेंडर है, पाइप है, इसको चेक करें, ये हुप की तरह का काम दे सकते हो। आपके पास
कोई कॉइन होगा 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, तो उनको इकट्ठा फेंक के फिर जो है कोई चूड़ी उठाए, कंगन उठाए और उसको किसी मार्बल के साथ चेक करें। तो ये आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपके पास मुख्तलिफ फार्मूले आते जाएंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे और एक ही क्लिक से मुझे अपने सामने से गायब कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।